नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश बजट 2022 में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी और आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी। देखिए, बजट का इंतजार सभी को, और 2 साल कोरोना काल में जिस तरह से हर एक सेक्टर कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, और उसके बाद उम्मीदें और भी ज्यादा विजेंद्र बढ़ जाती है इस बजट से। और इसी उम्मीदों के साथ ये उम्मीदों वाला बजट होगा, क्या कुछ होगा, क्योंकि हर एक सेक्टर को उम्मीद है कि हमारे लिए कुछ बेहतर किया जा सकेगा और जो नुकसान इन 2 सालों में हुआ है उसकी भरपाई इसमें हो सके। और इस लिहाज से देखा जाए तो ये बजट बहुत खास है। और इस बजट को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि माना जा रहा है कि 35 लाख करोड़ के आसपास का ये बजट आएगा, जबकि सरकार के पास इनकम श्वेता सिर्फ 20 लाख करोड़ के आसपास है। यानी कि जो अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि 15 लाख करोड़ के आसपास के घाटे का ये बजट आएगा। और देश पर इस वक्त 200 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा है। और जो आप 35 लाख करोड़ का बजट इस बार देखेंगे, 8 लाख करोड़ श्वेता सिर्फ ब्याज में जाता है। बिल्कुल सोचिए, ये तो देश का हाल है, लेकिन रसोई का हाल भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि सब कुछ लगभग महंगा है। तो कहां कहां क्या क्या राहत दी जाएगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। 3 से 4 हमारे पास स्पेशल पैनल है, 5 से 6 श्वेता एक और स्पेशल पैनल है, और उससे बड़ा मेगा पैनल रहेगा हमारे बीच 8 बजे से 9 बजे तक। यानी दिन भर आप फर्स्ट इंडिया के साथ बने रहिए। अगर आपको बजट को समझना है, किस सेक्टर को क्या जरूरत है, कितनी पूर्ति होगी, पिछली बार किस पर फोकस रहा है और इस बार किस सेक्टर को ज्यादा जरूरत है मदद की सरकार की तरफ से इस बजट के जरिए, तो उसके लिए आप लगातार फर्स्ट इंडिया के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आज आपको दिखाएंगे बजट 2022। तो देखिए, गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, हर एक अलग अलग सेक्टर से यहाँ पर है। और सबसे पहले चलिए उनसे रूबरू भी हम करवा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, आधी आबादी जिनके हम बात करते हैं, हर चीज में अहम रोल है। तो फिर जब बजट की बात आती है और घर के बजट को संभालने की बात आती है तो जिम्मेदारी इन पर ही होती है। चलिए उनसे रूबरू कराते थे। निशा पारिक जी हमारे बीच में है, गृहिणी है। नीलम गुप्ता जी हमारे बीच में है, वो भी गृहिणी है। दीपाली अग्रवाल जी हैं, वर्किंग विमेन है। और साथ ही टीना हमारे बीच में है, यूथ, युवा। क्या कुछ सोचता है, क्या उम्मीद करता है इस बजट से, इनसे इसे लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ बाकायदा और पैनल है, इस पैनल को भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन व्यास जी। उनसे कांग्रेस का वर्जन समझेंगे और जिस तरीके से वो लगातार कहते हैं कि मोदी सरकार आने के बाद महंगाई बढ़ गई है, क्या इस बजट से उनको कुछ उम्मीदें दिखाई देती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिटेल सेक्टर से विपिन सिंघल जी। अक्सर हम कहते हैं कि चीजें बहुत महंगी हो गई है, सबसे ज्यादा प्रभाव जिस पर पड़ता है वो रिटेल सेक्टर है। हमारे साथ हैं सुरेश गर्ग जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। वो आज अच्छे से डिफेंड करेंगे और बताएंगे कि 7 साल में बजट से क्या कुछ मिला है और इस बजट से क्या कुछ मिलने की उम्मीद है। हमारे साथ हैं कार्तिकेय गौड़ जी, एलपीजी फेडरेशन से हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती है। और ये पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ रहे हैं और क्या इस बजट में ये उम्मीद की जा सकती है कि स्टेट टैक्स और सेंटर जो अलग से ड्यूटी लगाई गई है पेट्रोल और डीजल पर, क्या उसमें थोड़ी राहत दी जा सकती है। श्वेता। बिल्कुल विजेंद्र, और जब हम कोविड काल की बात करते हैं, देखिए सेक्टर तो बहुत सारे हैं जो प्रभावित हो, हर कोई, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो टूर एंड ट्रेवल्स के हम बात करते हैं। पर्यटन को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, होटल एसोसिएशन में होटल्स को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। और बार बार जब हम इस पूरे साल चर्चा भी करते थे तो उनका कहना ये था कि हमें राहत, कुछ मदद सरकार से मिलनी चाहिए ताकि हम इसे वापस ट्रैक पर ला सके। कोविड के बाद जब वापस ट्रैक पे आने की कोशिश हुई तो फिर थर्ड वेव आ गया। अब चलिए बेहद खास इससे ही जुड़े हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल मौजूद है, मदन सिंह जी हैं, टूरिज्म सेक्टर से है, ज्यादा बेहतर ये समझा सकेंगे कि आखिर जरूरत किस तरह की है और कितना बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे बीच में गजेंद्र लूनीवाल जी हैं, होटल एसोसिएशन से हैं। अब होटल्स को कितना नुकसान हुआ ये हर कोई जानता है, जब पूरी तरह से बंद रहे होटल इतने महीनों तक, उसके बाद पूरी तरह से कमर इस एसोसिएशन की टूटी है। संजय कौशिक जी हमारे बीच में है, टूर एंड ट्रेवल से हैं। देखिए टूर एंड ट्रेवल से कितना ज्यादा, अगर राज्य को मुनाफा होता है उससे ज्यादा बहुत प्रॉफिट आता है, तो जब ऐसी मार पड़ती है तो नुकसान सरकार के साथ साथ नुकसान इस सेक्टर का भी हुआ। साथ ही निर्मल तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ संवाददाता है जो इस सभी क्षेत्रों को लगातार कवर करते हैं। और ऐसे में क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टेड गेस्ट हमारे बीच में है, लेकिन और उम्मीदें क्या इस सेक्टर से, निर्मल जी बेहतर तरीके से बता सकेंगे और इस पर हम हमारे इस खास पैनल से भी चर्चा करेंगे। लेकिन श्वेता, शुरुआत कर लेते हैं गृहिणी के साथ, क्योंकि देश का बजट आ रहा है और देश का बजट बनता है हर एक घर के बजट से। तो शुरुआत इन्हीं के साथ करते हैं। निशा जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। मैम, देश का बजट तो आ रहा है, लेकिन उस बजट से जो घर का बजट है वो बिगड़े नहीं, उम्मीदें क्या क्या हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज रसोई के अंदर बतौर गृहिणी आप महसूस करती हैं कि इस बजट के जरिए वो सस्ती हो, वो राहत मिले।
देखिए, बजट की जहाँ बात है तो बजट पूरे देश के उसमें होगा, समाज के हर तबके के लिए बजट होगा। लेकिन क्योंकि एक गृहिणी होने के नाते मैं बात करूँगी घर की और रसोई की, वहाँ पर हर प्लीज जी प्लीज। मैं बजट की बात तो सब तरीके से होगी, लेकिन मैं गृहिणी होने के नाते घर और रसोई की सबसे ज़्यादा बात करूंगी, क्योंकि जो हमारा देश चलता है, चाहे समाज चलता है, वो सबसे ज़्यादा जो पहली जो सीढ़ी है वो है रसोई और परिवार। क्योंकि बजट पिछले 2 सालों से हम देखते भी आ रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी ने बहुत ज़्यादा कमर तोड़ी है, और उम्मीद हम ये रख रहे हैं कि रसोई में, क्योंकि आज जो हालात चल रहे हैं, जिस तरीके की महंगाई है, चाहे वो रसोई गैस को लेकर है, चाहे वो पेट्रोल को लेकर है, चाहे वो मसालों को लेकर है, चाहे कि कोई भी एक चीज़ आप चुन लीजिए, रसोई से और परिवार से जुड़ी हर एक चीज़ में महंगाई है। तो अभी हम ये उम्मीद करते हैं सरकार से कि कुछ हमें राहत दी जाए, क्योंकि वैसे भी आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी है। तो उनसे सरकार से ये उम्मीद करेंगे कि ये जो बजट लेकर आएंगी, और मैं तो एक अपील करना चाहूँगी कि हमारी जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं वो भी एक महिला ही हैं। तो एक महिला मिनिस्टर होने से पहले वो एक महिला हैं, तो हर एक महिला के बारे में वो सोचें, और जब बजट बनाएं तो उसमें उन महिलाओं के बारे में भी सोचें कि जिनके लिए गृहस्थी को चलाना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। बता दीजिए, रसोई की जो सस्ती होनी चाहिए, सिर्फ एक चीज़। होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन आपकी नज़र में जो सबसे ज़रूरी है कि ये सस्ती हो जाए तो थोड़ी सी राहत मिले। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, अगर मैं रसोई की सबसे बड़ी डिमांड की बात करूँ तो वो है रसोई गैस। वो अगर सस्ती हो जाए तो हमें बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि जो सिलेंडर 500-600 रुपए का जाया करता था, वो भी मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, आंकड़े ही दिखा दें। हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, वो आज 1000 रुपए पे पहुँच चुका है। क्योंकि आप गलत नहीं है, हम आंकड़े ही दिखा देते हैं कि 2013 से लेकर और अभी तक रसोई गैस के दाम में कितना इजाफा हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। 2013 में रसोई गैस के दाम क्या थे और 2022 जिसमें हम चल रहे हैं उसमें दाम क्या है, जरा देखिए। 1 मार्च 2014 को रसोई गैस के दाम थे 410 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर। 1 मार्च 2016 को ये दाम हुए 513 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर। लेकिन ये कम हुआ। देखिए, 2014 के बाद 2015 में 610 पहुंचा था, उसके बाद ये 513 होता है, और इसके बाद अगर हम 1 मार्च 2017 पे नजर आए तो सीधे 737 रुपए 50 पैसे। विजेंदर, अच्छा, थोड़ी सी राहत 1 मार्च 2018 को है, 689 प्रति सिलेंडर के दाम रहे। लेकिन अब जरा फिर देखिए, 1 मार्च 2019 को ये दाम बढ़कर 701 रुपए 50 पैसे के आसपास हो गए। बिल्कुल। और 2020 में की अगर हम बात कर ले तो ये 805 रुपए 50 पैसे पर ये दाम पहुंच गए थे, और इसके बाद भी 2021 में देखिए बढ़ा ही है, 819 रुपए ये पहुंच चुका है। अब लगातार जिस तरह से विजेंदर ये दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं एक जो डर और एक जो उम्मीद है ना एलपीजी से हो जाती है। अच्छा, 1 मार्च 2021 के बाद भी दाम बढ़ गए, ये 900 के आसपास के दाम हैं अभी। बिल्कुल, इस वक्त 900 से ऊपर ही है, 900 भाई, और इसलिए डर ये है कि कहीं अब कम होने की जगह 1000 पार तो नहीं पहुंच जाएगा। क्योंकि एक रसोई गैस ही ऐसी चीज है जिस पर कि घर का खाना पकता है, लेकिन वो ही सबसे ज्यादा महंगा है। और एक परिवार के लिए यदि बड़ा परिवार है तो 15 से 20 दिन या 1 महीना बहुत मुश्किल से सिलेंडर चल पाता है, और 1000 रुपए का सिलेंडर ले लेना किसी भी परिवार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल की चीज है। एक अहम बात आपने की विजेंदर, आप कार्तिकेय गौड़ जी भी हमारे बीच में है, क्योंकि अब एलपीजी की बात हो रही है तो उनसे ही एक बात रिएक्शन लेना ज्यादा बेहतर होगा। कार्तिकेय जी, ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस हुआ कि बीते 7 सालों में डबल से ज्यादा एलपीजी के दाम हो गए हैं? ये देखना पड़ेगा। सरकार ने जो है जो सब्सिडी के लिए प्रोविजन जो है रखा ही नहीं है पिछली बार बजट में। तो हमारी इस बार सरकार से डिमांड है कि कम से कम सब्सिडी के लिए बजट होना चाहिए। अगर आप सब्सिडी के लिए बजट रखेंगे, प्रावधान रखेंगे, तभी वो जो है प्राइस नियंत्रण में आ पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। और विजेंद्र जी, दूसरी बात, एक और बहुत बड़ा सेक्टर है पेट्रोल डीजल, इसके लिए भी एक डिमांड जरूर है हमारी तरफ से कि इसको भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। 18 या 20% इसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। एक जो है किसान को अगर जो है 60% ड्यूटी देकर अगर डीजल खरीदना पड़ रहा है, बिजली खरीदनी पड़ रही है, बहुत ही शर्मनाक बात है। अच्छा, तो सरकार को इस बजट में हमारी आशा है, हम लोगों की अपेक्षा है सरकार से और बीजेपी से, हम लोगों की प्रार्थना है कि कम से कम मेहरबानी करें। इतने सारे पास तो हम जाएंगे, क्योंकि वो तो अलग अलग आंकड़े गिनाएंगे और आंकड़ों के जरिए दिखाएंगे कि महंगाई है ही नहीं इस बार। महिलाओं की आवाज जरूर सुननी चाहिए। बिल्कुल, महिलाओं की आवाज सुननी चाहिए। और पेट्रोल डीजल के दाम भी जिस तरह से तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, उम्मीद सबसे ज्यादा यही है कि इसमें कुछ राहत मिल जाए तो हर चीज पे थोड़ी थोड़ी राहत तो मिली जाएगी। लेकिन क्या पॉसिबल है या फिर मंशा नहीं हो पा रही? क्योंकि कच्चा तेल तो कम होता है, पेट्रोल डीजल में दाम बढ़ते रहते हैं। श्वेता जी, ये तो मंशा की बात है, इच्छा शक्ति की बात है। देखिए, जब टैक्सेस की बात करते हैं आज,
तो एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इससे जो है पूरी की पूरी सारी की सारी 100% जनता जो है वो टैक्सेस के जद में आ जाती है। आप ट्रैवल करेंगे, आप सब्जी लाएंगे, आप फल लाएंगे, आपको अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट एसेंशियल कमोडिटीज़ का अगर प्राइस बढ़ा देंगे तो हर आदमी इसकी जद में आ जाएगा। तो अगर ये तो बहुत अलग बात है कि इनकम टैक्स बहुत लोग कम दे रहे हैं, लेकिन आपने जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस से इतना ज़्यादा वसूल लिया जनता से कि और कोई चीज़ बची ही नहीं है। सरकार तो कह रही है कि वो 15 लाख घाटे का बजट इस बार, 15 लाख करोड़ घाटे का बजट इस बार पेश करने वाली है। निर्मल जी कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। निर्मल जी देखिए विजेंद्र, पेट्रोल डीजल या रसोई की गैस की बात करें सीधे तौर पर, तो इसका गणित ऐसे भी समझना होगा कि जब कोविड का दौर शुरू हुआ था, सबसे पहले जब 2 साल पहले कोविड आया, तो जो कच्चे तेल के दाम थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो $49 से भी नीचे पहुंच गए थे। यानी उस दौर में जब दाम नीचे पहुंच रहे थे, उस दौर में देश और प्रदेश के अंदर लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे। जो 75 रुपए जो प्रति लीटर जो पेट्रोल था, आज वो 107 रुपए है। और एक दौर ऐसा भी आया था कि 113 रुपए से ऊपर पहुंच गया था। इन जितनी भी पेट्रोल कंपनियां ने, उन्होंने 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मार्जिन उस दौर में कमाया, जब जनता इस बात के लिए त्रस्त थी, एक एक रुपए के लिए त्रस्त थी, लोगों के रोजगार छिन रहे थे। रसोई गैस की बात करें तो पिछले 8 महीने के अंदर 250 रुपए से ज्यादा बढ़ गए, सब्सिडी आप दे नहीं रहे हो, तो निश्चित तौर पर इससे रसोई का बजट बिगड़ा है, आम लोगों का बजट बिगड़ा है। अच्छा श्वेता, इसमें एक चीज और समझने की है। देखिए, जब जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम में अगर 1 रुपए की भी वृद्धि होती है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है मार्केट में आता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की दरें बढ़ जाती हैं, तो सब्जी की दर बढ़ जाती है, फूड ग्रेन जो हम दाल या हम जो खाद्य तेल ले रहे हैं उसकी दरें बढ़ जाती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, जो सबसे बड़ी जरूरत थी आदमी की कोविड के दौर में, जब उसके पास सब कुछ था, उसके पास एक छत का भी इंतजाम नहीं कर पा रहा था, ना तो पहनने को कपड़े थे, रोजगार चल रहे थे, उस दौर में अगर आप लगातार ये सब आपने दाम बढ़ाए, तो निश्चित तौर पर आपको अब कहीं ना कहीं राहत देनी होगी। और देखिए, राहत की उम्मीद हम इसको सियासी मायने में भी कर सकते हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 2 महीने से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस बजट के आने के बाद कुछ और ऐसी राहत है जो सियासी राहत मिल सकती है। आप ये कह रहे हैं कि बजट का इस्तेमाल 5 राज्यों के चुनाव के लिए किया जाएगा, फायदा उठाने के लिए। देखिए, फायदा उठाने का तो इनडायरेक्ट बिल्कुल परोक्ष रूप से ऐसा समझा जा सकता है कि फायदा उठाया जाएगा। और निश्चित तौर पर उसकी अगर बीजेपी की जगह कोई और भी सरकार होती, वो भी इस फायदे को उठाने की कोशिश करती, सियासी फायदे को, क्योंकि 5 राज्यों में खासकर जिसमें उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य भी है, तो निश्चित तौर पर जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि राहत तो मिल सकती है। लेकिन अभी भी जनता उस बात की उम्मीद नहीं करे जो 2 साल के अंदर उससे लिया गया है। लाखों करोड़ रुपए अगर पेट्रोल डीजल सेक्टर की बात करें, रसोई गैस सेक्टर की बात करें, तो इतना सारा पैसा जनता की जेब से गया उस दौर में जब जनता एक एक पाई को तरस रही थी। तो निश्चित तौर पर राहत तो मिलेगी, लेकिन उम्मीद तो करिए, उम्मीद पे खरे उतरे ना उतरे वो एक अलग बात है, उम्मीद तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। दीपाली जी, आपसे ये बात करना चाहिए, क्योंकि हम एलपीजी की भी बात कर रहे थे, हम पेट्रोल डीजल की भी बात कर रहे थे। वर्किंग वुमेन है आप, दोनों चीजें आपको संभालनी है, घर से बाहर भी निकलना है, ट्रैवल भी करना है, दूसरी तरफ घर भी संभालना है। उम्मीद तो आपको भी होगी ही, और आपको लगता है कि अब क्योंकि 2 साल बहुत कुछ फेस कर लिया है, तो अब धीरे धीरे सही, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन राहत देना शुरू करना चाहिए, फिर जैसे भी सरकार मैनेज करे। बिल्कुल, राहत देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी तो न्यूट्रिशंस ही गायब हो गए थाली में से, थाली छोटी हो गई, क्योंकि दाल के, चावल के, हर चीज़ के, ऑयल के, कुकिंग ऑयल, घी के, सबके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और पेट्रोल के, आप एक पेट्रोल बढ़ा दीजिए, अपने आप हर चीज़ बढ़ जाएगी। लेडीज़ के लिए हम देख रहे हैं, खाना पीना तो कॉस्मेटिक, नहीं, हर चीज नहीं बढ़ती, सैलरी नहीं बढ़ी होगी, हर चीज नहीं बढ़ती है। हमारे लिए तो कॉस्मेटिक का, कपड़ों का और कंस्ट्रक्शन, हर जगह सब चीज़ें बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा। तो एक आम आदमी के लिए ऐसे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है इस समय, क्योंकि किचन को देखें तो किचन का ही बजट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम और जो एजुकेशन है या दूसरे उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है या पेट्रोल का है, तो कैसे अफोर्ड करें उसको, जबकि सारे जो बिजनेस हैं वो सब डाउन हो गए हैं। इसमें कोविड में हमने 2 लॉकडाउन देख लिए, तो बिजनेस भी डाउन हुए हैं सबके, बहुत ही बुरी स्थिति से देश गुजर रहा है। तो उम्मीद बजट से यही है कि राहत मिलनी चाहिए सब चीज़ों के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर गैस पहुंचाई थी, है ना, लेकिन गैस तो पहुंचा दी, सिलेंडर पहुंचा दिया, सिलेंडर भरेगा कैसे? वो 1000 रुपये में कैसे भरा जाए? 900-1000 रुपये में सिलेंडर कैसे भरा जाएगा? ये देखिए, आप अभी आंकड़ों के जरिए समझाएंगे कि बजट बहुत शानदार रहा, देश बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये जमीनी हकीकत है सर, जो घर चलाती हैं। देखिए, ये सब सुनने के बाद इसी आधार पर जवाब देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, रसोई सिलेंडर की जहाँ तक बात कर रहे हैं कि रसोई सिलेंडर के अंदर सब्सिडी हुआ करती थी, कोरोना काल था, क्योंकि आज विश्व के अंदर बहुत बड़ी वैश्विक महामारी थी, कोरोना से हमको निपटना था, तो हमने अभी सब्सिडी बंद कर रखी है। आप देखना चाहेंगे कि यूपीए गवर्नमेंट में सिलेंडर के दाम 1241 रुपए तक हुआ करते थे, आज 903 रुपए सिलेंडर के दाम है
पर उसमें सब्सिडी नहीं है, क्योंकि 1241 में सेंट्रल को पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी, वो सब्सिडी देती थी। लेकिन अभी विपदा है, कोरोना काल के अंदर हमने गरीबों के यहाँ पे राशन भिजवाया है, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, 165 वैक्सीनेशन डोज, 165 करोड़ वैक्सीनेशन डोज हमने मुफ्त में दिए। आप देखिए कि आज जनता को हम कहाँ पे राहत दे रहे हैं। आज कोरोना काल के अंदर जो एक तकलीफ है कि आज थर्ड वेव आई है, थर्ड वेव आने के बावजूद भी आप देखिए कि उसके मध्यम वर्ग के लिए, मैं मध्यम वर्ग के लिए बात करना चाहता हूँ। उज्ज्वला में कितने सिलेंडर आपने दिए? उज्ज्वला में कितने सिलेंडर आपने दिए और कितने इस वक्त जल रहे हैं, ये बताइए सर। मैं एक योगेंद्र जी ये कहना चाहता हूँ, मध्यम वर्ग के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है, बिजली, पानी और रसोई गैस। बिजली राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगी है। आज की तारीख में जो 2.5 रुपए प्रति यूनिट जो परचेस करते हैं, उसको 12 या 13 रुपए प्रति यूनिट आता है बिल। इसी का पानी का बिल है वो जो अब 500 रुपए का आता था, आज 5000 रुपए का बिल आने लग गया। जहां तक रसोई गैस की बात है, रसोई गैस की हमने अभी सब्सिडी बंद कर रखी है, शॉर्ट टाइम के लिए सब्सिडी बंद नहीं हुई है, लंबे टाइम के लिए। तो आने वाले टाइम के अंदर बजट के अंदर राहत मिलेगी और निश्चित रूप से गृहिणी को बताइए उज्ज्वला के जरिए कितने सिलेंडर दिए गए और कितने उज्ज्वला के अंदर हमने सिलेंडर दिए हैं, अंदर पौधे लगा दिए, हमने उज्ज्वला के लिए अंदर सिलेंडर दिए हैं और सबको राहत देंगे। आने वाले बजट के अंदर निश्चित रूप से महिलाओं को, हमारी बहन जी साथ में बैठी है, कल आ रही, कल आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी, हर चीज के अंदर राहत मिलेगी, उम्मीद मिलेगी। आप ये देखिए कि हमारा 2021-20-21 का जो बजट था वो 28 लाख करोड़ का था। 21-22 के अंदर हमने 34 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया है और आने वाले टाइम के अंदर निश्चित रूप से 34 लाख करोड़ से बढ़ के 36 लाख या 38 लाख करोड़ रुपए का बजट हो जाएगा और जनता को राहत मिलेगी। एक मिनट नितिन जी से इसका रिएक्शन है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे। आप जो बता रहे हैं ना, पहला इतना बजट था, फिर इतना, आप करोड़ों में करोड़ों बढ़ाते रहिए, लेकिन उससे राहत कितनी मिल पा रही है बहुत ज्यादा अहम हो जाता है ना सर। आप तो बता देते हमने इतने हजार करोड़ का, हिंदुस्तान में आज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुआ है। आज रोडें देखिए, आप एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, आज दिल्ली से बॉम्बे तक का एक्सप्रेस हाईवे देखिए, रेलवे के अंदर देखिए, रेलवे के अंदर विद्युतीकरण हुआ है, डबल ट्रैक बना है। तो आप इंडिया के अंदर डेवलपमेंट की बात करिए ना, ऑयल के अंदर खाने की बात मैं कह रहा हूं, ऑयल प्राइस। ठीक है एक बार रिएक्शन लीजिए। ऑयल प्राइस की हकीकत यह है कि 2013 के अंदर जो क्रूड ऑयल के दाम थे वो आधे से 50% गिर गए हैं और पेट्रोल डीजल के दाम 50% बढ़ गए हैं सर, ये जमीनी हकीकत है। सुरेश जी को आपने सुना, साफ कह रहे हैं कि क्या वजह और आंकड़ों के जरिए बहुत बेहतर करने की कोशिश है। आप इस बजट को मैक्रो लेवल पे देखते हैं, ज्यादा बेटर है, क्योंकि गैस के बारे में, आपके ऑयल्स के बारे में काफी डिस्कशन हो चुका है। इसका नाम है आम बजट, जबकि 2014 के बाद जब से सरकार आई है, ये आम बजट रहा ही नहीं है, ये कुछ खास लोगों के लिए बजट रहा है जी। अगर आप इसको बहुत मैक्रो लेवल पे देखेंगे और पिछले 7 साल के आंकड़ों देखेंगे, पहली बात तो है कांग्रेस को इस कल वाले बजट से कोई उम्मीद नहीं है, हम तो इसको बिल्कुल माइनस करके चलते हैं, ठीक है। अब अगर आप पिछले 7 साल का आंकड़ा देखेंगे और अखबार में खबर देखें, जब राज्य का आएगा तब आप भी करेंगे सर, आप भी करेंगे। विपक्ष की भूमिका लगता है यही है, मतलब भूमिका यही है कि बुराई कर रहा है। खैर, इनको बात पूरी। अगर आप इनकम डिस्पैरिटी की बात करें, अगर आप 2014, मैं माइक्रो लेवल में बात नहीं करूंगा कि सिलेंडर 400 का था या 1100 का था, कि हमारी सैलरी कितनी थी, इन्फ्लेशन कितना है, इस आंकड़ों के बारे में बहुत डिस्कशन हुआ है। लेकिन हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरकार की मंशा के भी जाना है कि जो डेमोक्रेसी से ये सरकार डिक्टेटरशिप तरफ बढ़ रही है और 2014 के बाद से लेकर 2022 में हम बैठे हैं, जो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम आई है, उसके पीछे ऐसी कौन सी खतरनाक गवर्नमेंट की आर्थिक नीतियां हैं, उसी पे सरकार सिर्फ काम कर रही है। और कल का बजट भी जो आपका आने वाला है वो इसी पे होगा। आप प्राइवेटाइजेशन, आप इसकी बात कर रहे हैं, हमने सड़कें बनाई है, तो आपने PSU भी आपने ही बेचे हैं। हमारा एयरपोर्ट तो लेटेस्ट एग्जाम्पल है जयपुर का, है, जिसके ऊपर सरकार, दिल्ली का रेलवे आपके जीजाजी के पास है, दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन। देखिए, अपन बजट की बात करें अभी, जियाजी और का मतलब नहीं, दीदी जियाजी की बात नहीं है, और बजट वित्त मंत्री को देना है। बात अपन बजट की कर रहे हैं, अगर हम बजट की बात कर रहे हैं तो हम बजट की मंशा पे जाना चाहिए कि एक आम जनता क्या चाहती है। तो जैसा मैंने बोला, ये बजट आपका आम और खास में डिस्पैरिटी करता है। तो कल आने वाला बजट फिर आपके खास लोगों के लिए होगा। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, कल शाम को आप आंकड़े देख लीजिएगा। इसके बाद में अगले 3 साल का या 2024 का जो रोड मैप है, उसमें जो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम है, और मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दूं, आप सरकार के इंटेंशन पे जाइए कि आने वाले समय में हिंदुस्तान का जो 90% इकोनॉमी पे कब्जा है वो 10 या 5% लोगों पे होगा और बाकी बची हुई जनता उसमें होगी। नहीं, मुझे तो कल के बजट के लिए बताइए सर, ऐसा तो है नहीं, बजट तो 35 लाख करोड़ के आसपास का आएगा, ये सच है। हाँ। ये भी सच है कि हर सेक्टर को कुछ ना कुछ दिया जाएगा, ये भी सच है सर। ये बताइए सर, किसकी जरूरत है कि किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाए? कांग्रेस ने भी मंथन किया होगा ना सर, लंबे वक्त तक सरकार रही है कांग्रेस। सरकार के ख्वाब बड़े हसीन होते हैं,
लेकिन आप मेरे को रोड मैप बताइए। आज बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, आप मेरे मैं आपसे को पूछ मोदी रहा जी हूं, बोलते सर, हैं कि आप- 5 लाख ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। आप मेरे को रोड मैप तो बताइए, मुझे क्या तो कल रोड के मैप है? बजट के लिए बताइए सर कि कल के बजट को लेकर कांग्रेस ने सोचा होगा ना, इतने लंबे वक्त तक सरकार रही है हाँ, पहला कि तो- वर्तमान देश के अंदर उस सेक्टर की जरूरत, उस सेक्टर पर फोकस जिससे कि देश आगे बढ़े, सोचा तो होगा ना हाँ सर? सोचा है बिल्कुल। वो कौन सा बताइए सेक्टर? सर। वो पहला कौन सा सेक्टर तो सेक्टर? एम्प्लॉयमेंट ही है आपका, ठीक है। और जी। एम्प्लॉयमेंट में ये चाहते हैं कि इसको एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम्स आनी चाहिए ताकि रोजगार बढ़े। अगर आप कोई नए उद्योगों को आप प्रोत्साहन देते हैं तो उसको आप प्रोत्साहन में इंसेंटिव्स वो दीजिए कि वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे। जी। दूसरा जो हमारे लिए कंसर्न फैक्टर है वो जो सीनियर सिटीजन्स को लेकर जो डिक्रीजिंग आपके इंटरेस्ट रेट्स है जो आपके सेविंग अकाउंट्स में है या पीपीएफ के अंदर है, जी। तो चूंकि ये सरकार कभी भी अब जनरल आपकी सेविंग अकाउंट या बचत को भी नहीं बढ़ाएगी, लेकिन फिर भी हमारा फोकस है कि अगर सीनियर सिटीजन 60+ के लिए कुछ अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है सेविंग्स के ऊपर तो बेटर रहेगा। ठीक है, मदन सिंह जी इस रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें, यहाँ तो वर्तमान जो एम्प्लॉयमेंट चल रहा है उसी के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है। मदन जी, इस बजट से, क्योंकि राजस्थान की, हम देश के बजट की बात करें, लेकिन राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा जो स्ट्रक्चर है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो टूर एंड ट्रेवल है, टूरिज्म है, पर्यटन विभाग है। आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके के रिलैक्सेशन मिले कि उससे देश के टूरिज्म को भी फायदा, और खासकर राजस्थान के अंदर जो लड़खड़ाता हुआ टूरिज्म है वो एक बार फिर से चलता हुआ दिखाई दे? देखिए, राजस्थान के अंदर अभी अगर बूस्टर डोज की जरूरत है या कहीं भी पूरे देश में बूस्टर डोज की जरूरत है तो वह है टूरिज्म इंडस्ट्री को, क्योंकि पिछले 2 साल से जो इसकी हालत हो रही है उसके हिसाब से मैं समझता हूं कि काफी लोग तो हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया है। और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी ये, जो अब बिल्कुल खत्म होने की कगार के ऊपर आ चुकी है। अगर इस बजट के अंदर इस टूरिज्म सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया गया तो मैं कहता हूं कि इंडिया में शायद ये धरोहर खड़ी रह जाएगी, इनको दिखाने वाला और देखने वाला कोई नहीं रहेगा। नहीं, लेकिन योजनाएं तो बहुत हैं सर, जो इस बार बीते कुछ सालों के अंदर चलाई गई है टूरिज्म से लेकर, चाहे वो अलग अलग सर्किट हो या बाकी चीजें। वो तो है, लेकिन 2 साल के कोरोना काल के समय में क्या मिला मुझे ये बताइए। आज गाइड है, मैं कहता हूं कि गाइड सुसाइड कर रहा है, क्या दिया आपने गाइड को? और मैं तो इस बजट में यही उम्मीद करता हूं कम से कम उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी तो होगी कम से कम। आप ये कह रहे हैं कि 2 साल में जो लॉस हुआ है उसको भरपाई के लिए सरकार को कुछ देना चाहिए ताकि फिर वापस ट्रैक पे आ सके ये बिल्कुल, सेक्टर। सरकार अगर सबसे उसके लिए नुकसान कुछ इसका है। करेगी तो वापस लोग जिन्होंने छोड़ दिया इंडस्ट्री को 2 साल में, हो सकता है कि वो इस इंडस्ट्री में वापस नहीं आए। उनको वापस ट्रैक में लाने के लिए कुछ तो एक सरकार ने कोई सोचा होगा कि भाई एक अलग से बजट इनके लिए बूस्टर डोज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा ऋण मिले जिस पर ब्याज ना हो, कुछ ऐसा कॉम्पेक्ट मिले जिसको वापस रिटर्न ना करना हो, क्या चाहते हैं? बिल्कुल मैं यही चाहता हूं कि ट्रेवल एजेंट टूर को जब बेचेगा जब उसके एम्प्लॉय नहीं है उसके पास, ये कंडीशन हो गई है आज एम्प्लॉय नहीं है, अगर उनको सही तरीके से ऋण दिया जाता है और बहुत नॉमिनल जो ब्याज होता है उसके ऊपर अगर दिया जाता है तो मैं कहता हूं कि वापस से वो जो हमारा टाइम था वही वापस स्टार्ट हो जाएगा। सुरेश गर्ग जी रिएक्शन दीजिए जरा सर, ये मुमकिन है? राजस्थान की रीढ़ की हड्डी है। देखिए, आप सिर्फ कांग्रेस को कोस तो सकते हैं, प्रदेश 25 सांसद मिलने के बाद क्या राजस्थान को कुछ मिल सकता है? मैं टूरिज्म इंडस्ट्रीज के बारे में बताना चाहता हूं कि हमने 3 लाख करोड़ रुपए की एक स्कीम है, गवर्नमेंट गारंटी स्कीम। उसके अंदर टूरिज्म इंडस्ट्रीज को 31 मार्च 2021 के अंदर जो भी लोन आउटस्टैंडिंग है उसका 40% तक हम उनको गवर्नमेंट गारंटी स्कीम के अंदर पैसा दे रहे हैं, और वो भी मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 7% से 7.5% के बीच के अंदर हम उनको पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं। और जो गवर्नमेंट की सब्सिडी जो है वो सब्सिडी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। आप देखिए कि अगर मान लो 31 मार्च 2021 को आपका अगर मान लो 4 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग है, 4 करोड़ पे 40%, यानी कि 4 करोड़ का 40% करीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए। इस तरह से हम टूरिज्म इंडस्ट्रीज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ रुपए की जो स्कीम है उसके अंदर हमने प्रोवाइड कराया। बताइए सर, इस बजट में बूस्टर डोज के तौर पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट की सब्सिडी की जहां तक बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्सिडी 2% इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही है। जहां उनको फंड की रिक्वायरमेंट है हम फंड प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको हेल्प की जरूरत है वो निश्चित रूप से प्रोवाइड कराई जा रही है, और आने वाले टाइम पे भी निश्चित रूप से चलिए, प्रोवाइड आप कह रहे हैं कि प्रोवाइड कराया जा रहा है और इनका कहना है कि हमें जो जरूरत है वो हमें मिल नहीं पा रहा और इसलिए ट्रैक पे क्रेडिट आने के लिए- गारंटी स्कीम के अंदर दिया है जिसके अंदर 2.5 लाख करोड़ रुपए का ठीक है, डिस्बर्समेंट हो इस पे भी चुका हम बात है। आगे और जो करेंगे, उसके लेकिन अंदर होटल विजय, एक इंडस्ट्री अहम बात है, देखिए मैक्सिमम जो नुकसान हुआ है वो चाहते हैं कि इसकी भरपाई हो, कैसे भी वापस ट्रैक पर आए। और सबसे बड़ी बात ये कि सेक्टर इतना ज्यादा डूबा कि जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं वो होटल के बारे में सोचते तो वो ध्यान आ जाता है कि कहीं अगर ऐसा लॉकडाउन लगा तो वो चौपट होगा, तो क्या हम इसको स्टार्ट करें या ना करें, ये एक बड़ा डर है जो जरूर आमजन और जो नए लोग शुरू करना चाहते हैं उनके जहन में। हालांकि चर्चा आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिया रुकेंगे। जल्द हाजिर होते हैं।
2022 की कल बजट आना है और देश में वित्त मंत्री महिलाएं, तो उम्मीदें ये की जा सकती है कि गृहिणियों को राहत मिले। श्वेता, कम से कम रसोई के बजट को थोड़ी राहत मिले। बिल्कुल। और जिस तरह से बात हम कर रहे हैं जी। एलपीजी को लेकर, लेकिन एक सबसे बड़ा तेल की जब हम बात करते हैं तो एलपीजी, पेट्रोल, डीजल तो है, लेकिन जो खाने का तेल है, सरसों का तेल है, रिएक्शन ये बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। बिल्कुल। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार के बजट में क्या उम्मीदें आपको लग रही है? उम्मीदें तो छोड़िए, कहाँ आप चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा रिलैक्सेशन मिले तो घर में खाना बनाना, सबको खाना खिलाना और उसको बजट में रखना आसान हो जाए? यस विजेंद्र जी, लेकिन यह है कि आज की तारीख में 100% तेल, पेट्रोल, गैस सब चीज़ें कॉस्ट कर रही हैं। बट एक जो हमारी मध्यम वर्ग की बिल्कुल गरीब वाले लोग हैं, जो लोअर क्लास है, उन लोगों को रोज़ खाने में बहुत दिक्कत है। उन लोगों की मदद के लिए हम लोग एक सोशल वर्क का काम भी करते हैं। बट हम ये समझते हैं कि लोगों को तेल के आंकड़े देखें तो सरसों का तेल देखें तो 90 रुपीज़ से 200 रुपये पार कर चुका है। घर में तेल अगर है तो 1 चम्मच डालेंगे तो खाना बनाएंगे, वो मिलना तो चाहिए। अच्छा, सच बताइए कि आज से 3 साल पहले महीने में कितने रुपए का राशन आता था और आज वो राशन कितने रुपए का आता है? कितना इजाफा है इसमें? बहुत ज़्यादा, डबल ट्रिपल उसको गिना जाए तो बहुत ज़्यादा, उसकी कोई काउंट ही नहीं है। और उन लोगों को सच में जब देखा जाता है तो उन लोगों को देख के बहुत परेशानी होती है। कोई चीज़ें अगर महंगी करने की हैं तो आप लग्जरी की आइटम्स को चाहे बढ़ाएं, लेकिन एक लिमिटेड जगह पे लाके जो लोगों को यूज़ आती हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटर्स हैं, जिन पे वो रोज़ाना अपना काम करते हैं, उसका पेट्रोल और वो चीज़ों की उसमें रियायत मिलनी चाहिए। सरसों के तेल का जिक्र किया है, आंकड़े अपने दर्शकों को जरा दिखाते हैं कि बीते 6 से 7 सालों के अंदर सरसों के तेल में कितना इजाफा हुआ है। वाकई में इतनी आमदनी किसी की नहीं बढ़ी है। हाँ, बीजेपी पार्टी की अगर बात करें श्वेता, हो सकता है कि पिछले 2 साल 3 साल में बढ़ी है, क्योंकि बाकी पार्टियां एक तरफ है और बीजेपी का आंकड़ा एक तरफ है। जरा देखिए, अलग अलग तेल हम आपको बता रहे हैं कि किस तेल के दाम किस तरीके से बढ़े हैं। 23 अक्टूबर 2013 को सरसों का तेल हुआ करता था 96 रुपए के आसपास और 23 अक्टूबर 2021 को यह तेल था 185 रुपए और वर्तमान स्थिति में 200 के आसपास ये तेल है। दुगना, बिल्कुल दुगना हो गया ये सरसों का तेल का है। और अगर हम वनस्पति पे जाए तो 74 रुपए जो हुआ करता था 2013 में, वो 138 रुपए 95 पैसे 139 रुपए करीब पहुंच चुका है। तो ये आंकड़े बयां करते हैं कि कैसे जस्ट दुगना होता जा रहा है। दुगना हो गया। बिल्कुल। सोया तेल देखिए 84 रुपए का हुआ करता था 2013 में, आज वो डबल होकर 154 रुपए हो चुका है। वहीं सनफ्लावर के रेट जहां पर 99.33 के करीब 100 रुपए था, वो अब 168 यानी 169 के करीब पहुंच चुका है। मूंगफली का तेल देखिए 125 रुपए हुआ करता था 2013 में, वो बढ़कर 182 200 के आसपास पहुंच चुका है। वहीं पाम ऑयल जहां 70 रुपए होता था वो 133 पहुंच चुका है। और देखिए कितनी तेजी से ये तेल के दाम बढ़े हैं और सबसे बड़ी बात है कि कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार ये बढ़ते ही जा रहे हैं। चलिए, क्योंकि हम बात तेल की कर रहे थे और दूसरा सेक्टर भी है, चलिए उसे लेकर बात करते गजेंद्र लोनीवाल जी से। गजेंद्र जी, होटल एसोसिएशन की बात सभी करते हैं और सभी को लगता है कि होटल वाले तो बहुत पैसे वाले होते हैं, बड़े बड़े होटल हैं, कैसे चेन सिस्टम चलता है। लेकिन इस 2 साल की बात करें लॉकडाउन के बाद, क्या वापस उस स्थिति में आप लोग पहुंच सके? कितना नुकसान हुआ है और इस बजट से क्या उम्मीद है कि ये भरपाई कुछ % ही सही मगर हो जाए? कि जो भी होटल हैं आज की तारीख में, उनको कम से कम रियायत दर पे लोन देना चाहिए जी। और जो ले रखा है उसमें भी इनको रियायत दर पे इंटरेस्ट कम करना चाहिए। ये सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि जबकि होटल इंडस्ट्री ने पूरे जीवन इनको पैसा दिया ही दिया है, 22% GDP खाली टूरिज्म से, होटल इंडस्ट्री से मिलता है और 50 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। एम्प्लॉयज को दे रखी है। और इसके अलावा जो आज की तारीख में 20% होटलों के तो लोग ही नहीं खुले और बाकी जो होटल है जो अपना स्टाफ 50% हटाने पे उतरा हुआ है। तो इस गवर्नमेंट को जो पूरे जीवन हमने इनको इनकम दिए, इनकम टैक्स के बदले में दिए, टैक्स के बदले में दिए, हर तरीके से दिए, तो अब आज की तारीख में अगर होटल इंडस्ट्रीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर ध्यान नहीं देगी तो पूरी तबाह हो जाएगी। जैसे कि इससे पहले कह चुके, जब टूरिस्ट होगा ही नहीं, घुमाने वाले होंगे ही नहीं, होटल से खुलेंगे ही नहीं, तो आगे भविष्य और नुकसान होगा, क्योंकि जो टैक्स जो इनको मिलता है उससे इनको हानि होगी। तो मेरी तो ये उम्मीद है
कि जो नए होटल खरीदने के लिए या बनाने के लिए ये 5%, 6% सब्सिडी इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, तो इसके वजह जो होटल चल रही है उसको जीवन दान देना चाहिए, जिससे कि वो अपने स्टेज पे वापस आ जाए। क्योंकि आज स्थिति ये हो गई कि जिस पिछले 2 साल के अंदर कि बहुत लड़खड़ा गई, यानी कि इस स्थिति में पहुंच गई जैसे नया होटल खुलता है ना, जो धीरे 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 सर्वाइव करता है, तो आज वो वापस उसी का एस्टेब्लिश पहले से वो इस स्टेज पे आगे कि उन्हें अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ना पड़ रहा है। संजय जी, हाँ। अब आप ही की बात को संजय जी चाहूंगी मैं कि वो आगे बढ़े, क्योंकि होटल और टूर एंड ट्रैवल ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखिए, जब भी पिछले 2 साल में जब भी कोई घोषणा होती तो हमको लगता था टूरिज्म के लिए कुछ ना कुछ कहीं बोलेंगे, पर टूरिज्म के लिए प्रधानमंत्री जी ने टी भी नहीं बोला। तो खैर वो तो सब चीज़ें चली गई, लेकिन आज की तारीख में जब पर्यटन वापस आना चाहिए उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ आज मैं प्रमोट करना चाहता हूँ कि एक सेफ एंड सिक्योर डेस्टिनेशन हिंदुस्तान को करे। देखो अपना देश जैसा कैंपेन पूरे हिंदुस्तान में चलाए। तीसरा, जो जीएसटी के लिए अभी बोला था सरकार ने कि 20-21 का जीएसटी रिएम्बर्स करेंगे, तो 20-21 में लोगों के पास काम नहीं था। 19-20 का जीएसटी जो रिएम्बर्समेंट हो वो हो। चौथा, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि बैंक की जो रेट है वो लॉन्ग टर्म लोन दिए जाए, कम इंटरेस्ट पे दिए जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल हवाई जहाज शुरू करी जाए, वरना ये टूरिज्म में जो तीसरा ओमिक्रॉन है ये कोड में खाद का काम कर रही है। अगर अभी सर्वाइव नहीं किया तो मुझे लगता है कि ये संजय जी बहुत सारी चीजें आपने बता दी कि ये चीजें हैं, होनी चाहिए, लेकिन और उम्मीद भी बहुत ज्यादा है, सब पूरी होंगी भी नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन अगर कोई एक चीज जो सबसे पहले प्रायोरिटी में 100% होना ही चाहिए तो बहुत हद तक बूस्टअप हो सकेगा, वो क्या होगा? मेरे ख्याल से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सेफ सिक्योर डेस्टिनेशन घोषित करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे कि यस, राजस्थान इज बेस्ट और हिंदुस्तान इज बेस्ट, सब जगह सेफ है, आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। तो हो सकता है आने वाले 1 साल में उसका असर नजर आएगा और वापस जो इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट का जो एक चक्र रुका हुआ है वो वापस पटरी पर। ठीक है श्वेता, रिटेल सेक्टर से भी जोड़ लेते, क्योंकि उन्होंने कहा कि टूरिज्म के टी का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन टी से टी, टी से चाय, और चाय का चर्चा चाय पे बहुत ज्यादा होती है हमारे देश के अंदर। लेकिन रिटेल सेक्टर से विपिन सिंघल जी है। विपिन सिंघल जी, रिटेल सेक्टर में बीते 2 सालों में रिफ्लेक्शन क्या रहा है सर? क्योंकि आम आदमी आपके पास पहुंचता है, सामान लेने पहुंचता है, बाकी चीजें लेने पहुंचता है, अंत में गालियां पड़ती हैं कि इतनी महंगी कर दी हैं चीजें, कहां से करेंगे, कितना इजाफा और क्या रिलैक्सेशन? नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ये जो बजट है, बजट का पूरा आधार व्यापारी है, लेकिन व्यापारी के लिए गवर्नमेंट ने अभी ऐसी कोई सुविधाएं नहीं दी हैं जिससे उसको व्यापारी को उस बजट का फ़ायदा मिल पाए। जैसे मैं बात करूँगा कोरोना काल में आप देखेंगे सरकारी जो कर्मचारी थे उनको घर बैठे भी तनख्वाहें मिली, जो दूसरे और एम्प्लॉय थे उनके भी एम्प्लॉयर ने उनको सैलरियां दी, लेकिन व्यापारी को क्या मिला? व्यापारी को हमारे मित्र सुरेश जी ने बताया कि हमने उनको लोन दिया, तो लोन दिया तो क्या आपने ब्याज में माफ़ी दी? नहीं दी, बिल्कुल। आपने उसको 7% पे लोन दे दिया और उसको कह दिया कि भैया इस लोन को चुकाओ आप। तो आज उस व्यापारी को क्या उसको फैसिलिटी मिल रही है? आज कोरोना काल में उसका परिवार ख़त्म हो गया या परिवार उसकी इनकम नहीं रही, वो ब्याज नहीं चुका पा रहा, लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहा, अपना सामान नहीं खरीद पा रहा। तो ऐसा लगता है कि ये 8 करोड़ जो व्यापारी हैं ये केवल बजट को सुनते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन तो दूसरे लोग करते हैं। व्यापारी के ऊपर ये थोपा जाता है कि आपको हमने बजट दे दिया, अब इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, लेकिन ना तो उसकी सुनवाई की जाती है। जैसे टूरिज्म सेक्टर की बात करें, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। इसके अलावा हम रिटेल सेक्टर की बात करें, रिटेल सेक्टर में आज गवर्नमेंट ने जीएसटी है, जीएसटी की रिटर्न उसको दाखिल करनी है, टैक्स भी उसको समय पर जमा करवाना है। सर ये तो सब आम आदमी से लेते हैं ना, और कोरोना में लॉकडाउन भी रहा तो मूलभूत सुविधाएं तो आम आदमी ने छोड़ दी। नहीं, आम आदमी से लेते हैं सर, लेकिन उस तरीके की सुविधाएं नहीं मिली हुई हैं। जैसे आज मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करूं, उनको तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि वो ऑनलाइन उसको सेल परचेज कर सकते हैं, लेकिन व्यापारी को आप देखो लॉकडाउन में उसको दुकान बंद करने का आदेश दे दिया गया। अभी तो व्यापारी हैं, उन्होंने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया है सर, लेकिन छोटा व्यापारी के पास वो प्लेटफॉर्म खड़ा करने के लिए पैसा नहीं है। साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्होंने बड़े व्यापारियों ने प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया हमारा, लेकिन छोटे व्यापारी के पास ना तो पैसा है ना इस तरीके की समझ है। लेकिन आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के समय में या तो गवर्नमेंट उसको इस तरीके की फैसिलिटियाँ दें, फ्री सॉफ्टवेयर्स उसको प्रोवाइड करें ताकि वो इन सारी ऑनलाइन फैसिलिटियों को अडॉप्ट कर पाए। उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 7% है, 7% आज भी ज़्यादा है। यदि हम है ना फॉरेन से कंपेयर करें तो वहाँ पर तो सर इस समय एफडी के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1% के ऊपर एफडीआर के रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सर इस पे मैं थोड़ा सा डिनाई इसलिए करूंगा क्योंकि आप चले जाइए जो छोटे छोटे ज्वेलरी लगाने वाली जो शॉप्स हैं, जो आप जोहरी बाजार में चले जाइए, उससे आगे हवा महल क्रॉस कर लीजिए सर, वो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, बाकी जगह पर मिल जाएंगे और वो लेकिन व्यापारी नहीं है। लेकिन सर व्यापारी को सुविधा क्या दे रही है गवर्नमेंट?
आज मैं वही आपसे जानना आज चाह रहा मैं हूं, बजट में क्या चाहिए सर? उसको एक इंश्योरेंस बाहर छोले कुलचे वाला खड़ा है सर, उसको आप पेटीएम कर दीजिए, आप उसको गूगल पे कर दीजिए। डिजिटल पेमेंट की ठीक है, फैसिलिटी नहीं है। विपिन जी, आप क्या चाहते, क्या होना चाहिए और बजट क्यों में नहीं लिया चाहिए जा रहा है? बजट में ये होना क्या चाहिए कि होना जो चाहिए? टैक्स की रेटें हैं, टैक्स की रेटों का भी पेमेंट तो पब्लिक को ही करना है, बट व्यापारी को जो सुविधा है, जो उसको टैक्स का कलेक्शन करना है, टैक्स का पेमेंट करना है, उसको रिटर्न फाइल करनी है, इनमें उसको सुविधाएं मिले, ताकि वो टैक्स की जो रेटें हैं, जैसे मैं इनकम टैक्स की बात करूं, आज इनकम टैक्स भी उसको पे करना है, उसको जीएसटी भी पे करना है, ठीक है। पब्लिक की अपन बात करें, आज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत सारा है जो उसको जीएसटी का पेमेंट नहीं करने देता। जीएसटी का पेमेंट वो लोग नहीं करते, लेकिन उसको वो अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट या तो जीएसटी की रेट को कम करे ताकि वो उस सेल को एक नंबर में दिखा पाए और अपने व्यापार को कंटिन्यू कर पाए। सुरेश जी, क्योंकि आप खुद भी व्यापारी हैं, इस दर्द को आप भी समझते होंगे सर, आपको महसूस होता है हमारी सरकार है, कम से कम व्यापारियों की सरकार कहते हैं, इसके ऊपर तमगा लगा हुआ है, थोड़ी राहत दे दें। सोलंकी जी, हमारी सरकार व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों के हित में काम करते हैं। जहाँ तक जीएसटी की बात है, जीएसटी जनता से वसूला जाता है, व्यापारी का जीएसटी नहीं होता, जनता से वसूला दिया था और उसको जमा कराया जाता है। बिल्कुल निश्चित रूप से हम आज 8 करोड़ व्यापारी है, उनके साथ है, उनके दुख दर्द में साथ हैं, उनको जो सुविधाएं चाहिए। जहाँ तक रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो बात करना चाह रहे हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी डिपॉजिट से लिंक होती है। आज हमने अगर सेविंग पे 3.5% है, या एफडी पे अगर 6%, ये 3.5%, 4%, 5% देते हैं, तो उसमें बैंक का मार्जिन लगा के और उसके ऊपर हम चार्ज लेते हैं। आज बैंक की जो रेपो रेट है वो 4% है, 4% है, 4% में 2.5-3% का जो बैंक के एम्प्लॉय का खर्चा, उसको मार्जिन लगा के हम 7% पे ले रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आज 6.40 पे होम लोन मिल रहा है आपको, 6.40 पे व्यापारी को लोन मिल रहा है। तो ये मोदी जी का विजन है, इस वजह से मिल रहा है, नहीं तो संभव नहीं है। क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट के अंदर भाई साहब 1 रुपए की चीज में 85 पैसे जेब में जाता था। नेता ये बोलता था, उनका राजीव गांधी जी ने खुद ने बोला कि साहब हम 1 रुपए देते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार में देते हैं। लेकिन मोदी जी के टाइम में 1-1 पैसा जनता के पास में, 200 रुपए लीटर रोजाना मोदी जी का विजन। देखिए ये सर एक चीज के लिए आप बातों के लिए भी देंगे। ऑयल में सब्जी के अंदर क्या होता है कि देखो मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है, पैदावार के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमने 10,000 करोड़ रुपए इंपोर्ट के अंदर, हमने ड्यूटी के अंदर प्रोविजन किया 10,000 करोड़ रुपए का, जिससे चुनाव पर भी डिपेंड करता है सर, चुनाव पर भी डिपेंड करता है। देखिए ना, पिछले 20 दिन में 10,000 करोड़ रुपए का चुनाव से कोई लेना देना चाहिए। 10,000 करोड़ चुनाव को लेना देना चाहिए। सर बताइए, पिछले 20 दिन में पेट्रोल डीजल के क्रूड ऑयल के दाम कितने बढ़े और क्या रिफ्लेक्शन नजर आया? अगर चुनाव नहीं होते क्या रिफ्लेक्शन नहीं होता? क्रूड ऑयल की बात करें तो अच्छी बात यह रही है कि पिछले जो 1 महीने का ही मैं आपको बता दूं सिनारियो, वो $69 तक आ गया था, जबकि $86 उसका एक्सेस था जब वो टॉप पर पहुंचा। अभी भी $80, $77 के आसपास चल रहा है। उसके बावजूद जो राहत देनी चाहिए थी वो सरकार ने दी नहीं है। देखिए, तेल कंपनियों का एक उन्होंने स्ट्रेटेजी बना रखी है कैसे मार्जिन निकालना होता है। जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, खासकर भारतीय पॉकेट के, तो उसमें जो बढ़ोतरी की जाती है वो बहुत अनुपातिक तौर पे बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब उसके दाम कम होते हैं तो बहुत छोटी सी राहत मिलती है, 35 पैसे, 30 पैसे, 41 पैसे। और जब बढ़ता है तो वो लगातार जैसे, अगर बीच में एक ऐसा पैच आया था, एक ऐसा बॉक्स बना जब 43 दिन तक दाम लगातार बढ़ाए गए, 17 रुपए बढ़ा दिए गए 43 दिन के अंदर। और अब आप एक बार दाम स्थिर तो कर देते हो, लेकिन 43 रुपए के अनुपात में आपने 9 रुपए भी नहीं घटाया अभी पूरी तरह से। तो निश्चित तौर पर ये इस बजट में एक्साइज ड्यूटी कम हो सकती है, एक्साइज ड्यूटी निश्चित तौर पर कम होनी चाहिए। और रही बात जीएसटी की, जैसे बार बार कहते हैं, कार्तिकेय जी ने भी कहा, नितिन जी भी बात कर रहे हैं, देखिए जीएसटी को कभी भी पेट्रोल डीजल के दायरे में लाना सिर्फ ख्वाबी बात है, क्योंकि 28% उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, जबकि आप इस पर 100% से ज्यादा, तो उसकी बेस प्राइस से ज्यादा 100% तो आप ऐसे ही टैक्सेस ले रहे हैं। तो जीएसटी पे उसको लाना निश्चित। लेकिन एक चीज हो सकती है कि टैक्सेस की यूनिफॉर्मिटी, यानी हर एक स्टेट के अंदर कम से कम बराबर का टैक्स हो, तो उससे ये हो सकता है कि जो डीलर्स को भी राहत मिलेगी, आम जनता को राहत मिलेगी। लेकिन जीएसटी के दायरे में उसको लाया जाएगा इस बजट में, तो कम से कम इस बात की उम्मीद नहीं है। कार्तिकेय जी कुछ कहना चाह रहे थे आप इसी पर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये आम बजट है, आम आदमी का बजट है। सुरेश जी ने पूरा एक्सप्लेन किया कि क्या है क्या नहीं है। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, आम आदमी क्या खाता है? बिस्किट पे आप कितना जीएसटी लेते हैं बताएं, बताइए। 18% जीएसटी है बिस्किट पे। तो क्या नहीं आप क्या आपको बताया घी पर के 90% आपको भाई जिंदगी के बाद। अच्छा, चप्पल पर अभी घी पे कितना है जीएसटी? घी पे कितना? चप्पल पर लगाया सर?
क्या आप दो चीजों पे हमने 5 से 12 मुझे ध्यान है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में पहुंचा क्या आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि बिस्किट जो है वो मिनिमम काउंसिल की मीटिंग होती है तो क्यों नहीं विपक्ष इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते हैं कि साहब इसकी रेटें कम करो? जब विपक्ष कहाँ चला जाता क्या है बिस्किट की बात करने के लिए जीएसटी काउंसिल में आएगा? अच्छा ठीक है, अगर सुरेश गर्ग जी ठीक बात आप कह रहे हैं, विपक्ष ने उठाता मुद्दा, लेकिन अगर विपक्ष उठाएगा नहीं तो क्या केंद्र सरकार बढ़ाती जाएगी? क्या एक आम आदमी का बिस्किट का पैकेट भी खुद से किया जाए? 95% आइटम्स वो हैं जो 5% के दायरे के अंदर आते हैं। कुछ ही आइटम्स है जो कि 12% या 18% या 28% के अंदर आते हैं। क्या आप इंश्योर कर सकते हैं कि बिस्किट जो है वो 5% पर लाया जाए? ड्यूटी हुआ करती थी, नितिन कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज और, मैं एक तेल के ऊपर और कहना चाहता हूँ। जब तेल जो है आपको मालूम है सरसों बम्पर ग्रोथ हो रही है इंडिया में, तो फिर तेल के दाम बढ़ रहे हैं, एग्जॉर्बिडेंट बढ़ रहे हैं, तो इसको एसेंशियल कमोडिटीज में आप क्यों नहीं लाके प्राइस कंट्रोल करते हैं? गवर्नमेंट को तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आपके पास है 1955, आप उसको दायरे में लाना चाहिए। और बम्पर ग्रोथ हो रही है, कोई नुकसान नहीं हो रहा इसके ऊपर, तो इसके प्राइस रेगुलेशन होना चाहिए। इसके ऊपर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, बीजेपी पार्टी को कुछ बोलना चाहिए इसके ऊपर, कांग्रेस पार्टी को इस पर कुछ डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी से रिलेटेड चीजें हैं। आम आदमी और चीजें नहीं समझता। क्योंकि 3 कानून जब आए तो जमकर विरोध किया गया। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी एसेंशियल कमोडिटी के अंदर नहीं है। कांग्रेस और पूरा विपक्ष ये क्यों नहीं मांग उठाता है कि इन चीजों को भी आप एसेंशियल कमोडिटी के अंदर लेकर आइए? बेहताशा दाम बढ़ते हैं, रसोई पूरे अनकंट्रोल होती है। देखिए, पहले तो अपन कल के बजट के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि एक आम धारणा है जनता के अंदर, हिंदुस्तानी जनता में, हमारी इकोनॉमी का सही नहीं चल रही। आज आप किसी भी आदमी से पूछ लेंगे, अगर आप हिंदुस्तानी 90% जनता से पूछेंगे तो इकोनॉमी की स्थिति ठीक नहीं है। तो अगर बीजेपी हमको एक सकारात्मक विपक्ष समझते हमारी कुछ राय मांगना चाहती है, तो हमारा फर्स्ट चीज़ है कि जब तक आप परचेजिंग पावर एक आम जनता की नहीं बढ़ाएंगे, तब तक इस देश की इकोनॉमी रिवाइव नहीं करेगी। ये एक सिंकिंग शिप है। और मैं आपको फिर लिखकर कह रहा हूँ कि अगले 3-4 साल में आप देखें किस तरह सिंकिंग होगी। जो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम है ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी आने वाले समय में। इसको अगर अभी नहीं रोका इस सरकार ने, हालांकि सजेशन सबसे पहले आपको परचेसिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। देश की परचेसिंग पावर बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले रोजगार क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि सबसे ज़्यादा पैसा जनता के हाथ में आए। कौन सा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार संपन्न हो सकता है? सर, मैं मानता हूँ कि अभी भी अगर हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से देखें तो हेल्थ केयर सेक्टर ऐसा है जहाँ पर इंडिया का जो एलोकेशन ऑफ टोटल बजट है वो काफ़ी कम है हेल्थ केयर पे। तो अगर हेल्थ केयर पे सरकार खर्च करती है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा वो इसलिए था सिर्फ कोरोना की वजह से था। लेकिन अगर आप, मैं इसको 7 साल के अगर पैराग्राफ में देखूँ, सिर्फ कोरोना की वजह से था, वो तो सब सरकारों ने किया है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में किया है। तो इंडिया ने कोई बहुत नई चीज़ नहीं की है। लेकिन अगर आप पिछले 7 साल के पैरामीटर्स देखें दूसरी वर्ल्ड इकोनॉमी कंपेयर करते हुए, तो अगर आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी करेंगे तो इसमें भी रोजगार की बहुत संभावना है, और प्लस आपकी सोशल सिक्योरिटी तो है। होटल और टूरिज्म को लेकर ऑब्वियसली वो तो एजुकेशन, आपने हेल्थ सेक्टर की बात की, होटल को लेकर टूर, ऑब्वियसली इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस। उसको आपको लगता है इसको भी प्रायोरिटी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए नितिन जी से मैं भी एक सीधे तौर पर सवाल पूछना चाहता हूँ कि प्रतिपक्ष का काम होता है, एक प्रतिपक्ष विजेंद्र एक दबाव समूह का काम करता है। जब हम सदन में बैठते हैं तो जो जिसकी भी सरकार होती है उसको किस तरह से दबाव उसके ऊपर रखा जाए, किस तरह से उसको नियंत्रित रखा जाए। नितिन जी आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं कि, और ये भी कह रहे हैं कि ये सुझाव देने चाहिए। क्या कांग्रेस ने भी, जो सेंटर में जो प्रतिपक्ष की भूमिका में इस समय है, क्या उसने कोई ऐसा छाया बजट तैयार किया कि हाँ ये हमने भी बजट थे? क्योंकि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हैं। देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वैसे उनसे लेकर के तमाम एक बड़े स्तर पर इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं। क्या आपने छाया बजट तैयार किया? और छाया बजट तैयार किया तो क्या आपने उस जो सजेस्टिव आपका बजट था उसको निर्मला सीतारमण को या प्रधानमंत्री को सौंपा? अगर नहीं सौंपा तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा, धरातल पे तो चीजें जब आएंगी, जब हम सुझाव उन तक पहुंचाएंगे। मैं बहुत कॉमन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के कौन से कोने में गैस के सिलेंडर को लेके और गैस आपके पेट्रोल डीजल लेके धरना प्रदर्शन नहीं हुआ? इस सरकार के कानों पे जू रहेंगी कि आप मेरे को बताओ। तो नहीं, आप इसका जवाब दीजिए। बेसिक सवाल सर, नहीं ये भी बेसिक सवाल है सर। को इतना कमजोर मानती है कि वो राष्ट्र स्तर पर नहीं, यहाँ बात पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, आम जनता पड़ता है इससे, डिफरेंट फर्क पड़ता है इससे। विपक्ष का दबाव का कई बार फैसले बदले जाते, कई बार ऐसे फैसले लिए जाते नहीं ना इस सरकार में, इस सरकार में नहीं हुआ ना। मैं आज पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आम जनता की बात कर रहा हूँ। डिफरेंट फोरम्स ने प्रदर्शन किया ना गैस के अगेंस्ट में, पेट्रोल क्या हो गया इस देश में।
अधिकारी जो डिक्टेटरशिप वहाँ पे पहना जाता है उसको ये पता नहीं है, वो हिंदुत्व की परिभाषा बताने के लिए आए थे, जबकि महंगाई पे आपकी रैली थी। सर घर के बजट की परिभाषा पर बात करें आज हम, घर के सर इस बजट की देश में परिभाषा। डेफिनेशन शिफ्ट हो रही है, इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम डेमोक्रेसी टू डिक्टेटरशिप। आप आम जनता कुछ भी कर ले, जो डिसाइडेड है वो सब होकर रहेगा यहाँ पे। लेकिन एक इसी पर देखिए हाँ, इसमें एक चौधरी जी से भी एक सीधी सी बात ये है कि चौधरी जी ये तो ठीक है, नितिन जी ने इन्होंने छाया, कांग्रेस ने छाया बजट या सजेस्टिव बजट नहीं दिया, लेकिन क्या आपने भी बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाई क्या कि इनसे सजेशंस मांगे? नहीं, सदन में जो बात उठी, चौधरी जी पूरा सवाल सुन लीजिए, सदन में जो बातें उठ रही है, मांगे उठ रही है, वो अलग जगह है। आपने भी एक बड़े भाई नेतृत्वकर्ता की भूमिका ये होनी चाहिए थी कि आप राउंड टेबल पे बैठते कि हाँ आप भी एक सजेस्टिव बजट दो, क्योंकि आपके पास भी इकोनॉमिस्ट का एक पूरा फॉरम बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति आई क्या? नंबर एक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 2 महीने के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन जी ने हर वर्ग के हर क्षेत्र से ओपिनियन मांगी है, सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबसे, यहाँ जैसे राजस्थान के अंदर 40 है, प्रतिपक्ष को कितना समय दिया? प्रतिपक्ष से भी अपनी ओपिनियन मांगी है, प्रतिपक्ष से भी मीटिंग हुई है और उनसे भी ओपिनियन मांगी है कि बजट के अंदर क्या होना चाहिए। हर क्षेत्र के हर वर्ग से, हर नेता से ओपिनियन मांगी गई है, पार्टी के लेवल पे भी मांगी गई है, तो इसलिए ये नहीं बोल सकते कि साहब ओपिनियन नहीं मांगी है। अब ये जरूर है कि साहब राहुल गांधी प्रेसिडेंट के रूप में इंडिया के अंदर आते रहे, 2 महीने रुकते हैं, फिर बाद में बीजेपी भाग में चले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। एक सजेशन सर, सिर्फ 10 सेकंड में, कि क्या उम्मीद है इस बजट से और क्या होना चाहिए? एक विजय जी, हमारी ये उम्मीद है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, गैस के प्राइसेस जो है वापस सब्सिडी चालू करके रेगुलेट करने चाहिए, जो खाद्यान्न है, जो तेल हैं, उनको जो एसेंशियल कम्युनिटी में लाकर जो है वो छूट देनी चाहिए, जो इनकम टैक्स की रेट है 2.5 लाख रुपए तक की, वो 5 लाख तक की कम से कम छूट होनी चाहिए छोड़ दीजिए। और 80 सीसी के अंदर भी जो छूट है वो 1.5 लाख से बढ़ा के 2 लाख क्या होना चाहिए? बस एक होटल इंडस्ट्रीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से हम ये उम्मीद करते हैं, नए बिजनेस के लिए, नए होटल के लिए ये सब्सिडी दे रहे हैं, तो उसके बजाय जो पुराने होटल हैं जो काफ़ी लॉस में जा रही है, उसके लिए इनको ये करना चाहिए, और जो इंटरेस्ट पे जो भी लोन ले रखा है उसके अंदर इनको कुछ सब्सिडी देनी चाहिए, जिससे कि परिस्थिति, क्योंकि वक्त की कमी है सर, वक्त की कमी है। एक सजेशन मेरे ख्याल से अब तो क्योंकि मौका बिल्कुल नजदीक है, और अब ये घोषणा करनी चाहिए कि हमारा देश सेफ है और ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को प्रमोशन करना चाहिए। बिल्कुल। मदन जी, मैं तो कहता हूं कि टूरिज्म इंडस्ट्री है जिसको कम से कम इस तरीके से इतना बजट दे दिया जाए कि वापस जो कहते हैं ना कि वैक्सीन लग गई है, कम से कम फर्स्ट डोज तो लगा दो इस टूरिज्म इंडस्ट्री के। ठीक है विपिन जी, डोज की जरूरत है। एक सजेशन ही सर, सजेशन का वक्त हो गया। उम्मीद क्या है? व्यापारियों के लिए उम्मीद है कि सरकार इंटरेस्ट में कोई सब्सिडी देगी, उनको व्यापार की सहूलियत देगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापारियों के लिए जो भी बंद है कोरोना की वजह से वो भी जल्दी से खुले, ताकि व्यापारी अपना जो भी स्टॉक उन्होंने कर रखा है उसको वो एक्सपोर्ट कर पाए। फाइनल कमेंट सर, एक लाइन। सर मेरे ख्याल से सैलरीज वालों को थोड़ी छूट देनी चाहिए, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स तो काफ़ी कम किया है, लेकिन एक जो सैलरीड आदमी है जो थोड़े हायर इनकम में है सैलरी वाले, उनके लिए बहुत कम ऑप्शंस रह जाते हैं। जो सर ने 80C की बात की या 80D की बात की या स्लैब्स की बात की, तो मेरे ख्याल से सैलरी वालों के पास बहुत कम ऑप्शंस रहते हैं बचत के लिए, तो उसको थोड़ा सा निशा जी, क्योंकि हमने प्रोग्राम महिलाओं के साथ शुरू किया था, क्लोज भी उन्हीं के साथ करेंगे। सबसे ज़्यादा उम्मीद अगर 30 सेकंड में अपनी बात को रखना है तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खाने से, मतलब थाली में से जो भी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं वो हों, और उनको पकाने के लिए गैस भी सस्ती हो, आटा दाल चावल दालें हैं और सारी चीज़ें हैं उनमें रियायत मिले, और सबसे बड़ी चीज़ कि आज 21वीं सदी में हम जा रहे हैं तो सरकार इस तरफ सोचे कि महिलाओं को पूर्व समय में वो चूल्हा फूंकने के लिए उस तरफ ना ढकेला जाए। सबसे पहले तो 30 सेकंड में तो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन सस्ता कर देना चाहिए इनको, पेट्रोल के दाम कम कर देने चाहिए, क्योंकि पेट्रोल के दाम कम होंगे तो ऑटोमेटिकली और चीज़ें भी कम होंगी, अपने लेवल पर आएंगी, किचन का जितना भी आइटम है। अच्छा, मुझे लग रहा है आपको रसोई से ज़्यादा गाड़ी का पेट्रोल सता रहा है। नहीं, जब पेट्रोल का कम होगा तो देखिए आप सब्जियां भी जब आती हैं, सब्जियों की रेट भी बढ़ गई, डीजल कम होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, हर जगह इम्पोर्टेंट है वो कम होगा तभी महंगाई कम हो पाएगी, अदरवाइज। बिजली का बिल भी है, लेकिन ऑयल बहुत ज़रूरी है। और जो हम निशा जी ने बिल्कुल कहा कि थाली में जो चीज़ें कम हो रही हैं, बिल्कुल उन चीज़ों पे ध्यान होना चाहिए। एक छोटी सी चीज़ मैं और एक चीज़ महिला होने के नाते मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनका कि अभी कोविड टाइम में रोज़गार चला गया है,
तो सरकार कोई ऐसी योजना लेकर आए कि उन महिलाओं को रोजगार मिल सके, उनको हम स्किल्ड कर सके। हाँ, योजनाएं सरकार बहुत सारी निकालती है, लेकिन वो कहाँ जाती हैं ये थोड़ा समझ में कम आता है। उसे समझा भी सके कि अगर जो ला रहे हैं तो वो है किसके जी लिए, हाँ, फायदा वो मिल ला रहा रहे है हैं तो या उसको नहीं मिल रहा प्लेटफॉर्म है। पर लेकर आइए, Monitoring उन उसकी भी तक होनी चाहिए। उसकी मॉनिटरिंग होनी थी, बिल्कुल। वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। बच्चियों की सुरक्षा की बात करूंगी, स्वास्थ्य की बात करूंगी और उनकी निर्भया का एजुकेशन फंड की पिछली बात। बार कम हो गया था मैम। बिल्कुल, निर्भया का फंड कम हुआ था, तो उस चीज की बिल्कुल, तरफ ध्यान दिया बहुत जाए। सारी चीजें ऐसी, बहुत उम्मीदें हैं आम जन की, महिलाओं की, युवाओं की, और जिस तरह से हमने अलग अलग सेक्टर्स की बात भी की है, उम्मीद बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी उम्मीद भी हर सेक्टर से पूरी की जाए तो कह सकते हैं कि जैसे कि कहना भी था कि वैक्सीन की डोज जैसे मिलती तो एक डोज ही लग जाएगी और ये जरूरतें पूरी हो सके। मुझे ध्यान है कि जब 2014 के अंदर पहला बजट दिया गया तो कहा गया था कि देश को कड़वी घुट्टी पिलाई जा रही है। 7 साल से देश कड़वी ही घुट्टी पी रहा है। अब थोड़ा सा उसको मीठी घुट्टी भी पिला दीजिए, इस बजट को उम्मीदों वाला बजट बना दीजिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।